हेलो बच्चों, आपका वेलकम है हमारे वम फार्मेसी के इस यूट्यूब चैनल पर। आज हम बात करेंगे मॉडल पेपर फर्स्ट के बारे में, जिसमें हम डिस्कस करेंगे आपका पार्ट ए। तो पार्ट ए में लॉन्ग क्वेश्चन रहते हैं और उसमें कितना कंटेंट लिखना होता है, तो ये सभी आज हम यहाँ डिस्कस करेंगे और उसको समझेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन रहेगा आपका, डिस्कस द इटियोपैथोजेनेसिस एंड फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट ऑफ हाइपरटेंशन। तो फर्स्ट क्वेश्चन में हमने रखा है आपका हाइपरटेंशन। तो हाइपरटेंशन आपका क्या होता है ना, इसके इटियोपैथोजेनेसिस हम यहाँ देखेंगे और उसका फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपका रहेगा ये, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन में हमने तो हाइपरटेंशन क्या है, सबसे पहले इसकी डेफिनेशन को समझेंगे। तो हाइपरटेंशन वह कंडीशन होती है जिसमें आर्टेरियल ब्लड प्रेशर लगातार सामान्य से अधिक रहने लगता है। यानी कि जब हार्ट आपका इस तरीके से पंप करता है तो वो ब्लड को ओर्टा में भेजता है और ओर्टा से ब्लड आर्टरी के अंदर जाता है। तो जब आर्टरी का प्रेशर 120 से ज्यादा रहने लगता है, यानी कि सामान्य ब्लड प्रेशर आपका कितना होता है, सामान्य ब्लड प्रेशर आपका 120/80 mmHg होता है, जिसमें 120 आपका जो सिस्टोलिक प्रेशर होता है और 80 आपका डायसिस्टोलिक प्रेशर होता है। यानी कि जो कॉन्ट्रैक्ट करता है हार्ट तो उसमें 120 mmHg की उससे करता है और जो रिलैक्स होता है आपका 80 mmHg की उससे रिलैक्स होता है। तो जब आपका सिस्टोलिक प्रेशर 120 से 140 रहने लगे और डायसिस्टोलिक प्रेशर 80 से 90 रहने लगे और यह कंडीशन बार बार मेजर करने पर आपकी दिखाई दे रही है, तो उस कंडीशन को हम बोलते हैं कि हाइपरटेंशन। ठीक है बच्चों, उसको हम बोलते हैं हाइपरटेंशन। तो हाइपरटेंशन क्या है, आपका आर्टेरियल ब्लड प्रेशर जब सामान्य से अधिक रहने लगे तो उसको हम हाइपरटेंशन बोलते हैं। बात करें इंग्लिश की, ठीक है ना, तो इसमें इट इज ए कंडीशन इन विच आर्टेरियल ब्लड प्रेशर इज कॉन्स्टेंटली हायर देन नॉर्मल। जब हमारा ब्लड प्रेशर रेगुलर या कॉन्टिन्यूसली हायर रहने लगे तो उसको हम हाइपरटेंशन कहते हैं। ब्लड प्रेशर इज ए यूजुअली अराउंड 120 से 80 mmHg आपका रहता है, जिसमें सिस्टोलिक प्रेशर आपका इतना रहता है और डायसिस्टोलिक प्रेशर आपका इतना रहता है। ठीक है, आगे हम बात करते हैं इटियोपैथोजेनेसिस ऑफ हाइपरटेंशन। इटियोपैथोजेनेसिस यानी कि इसके कौन कौन से ऐसे कोज हैं, कौन कौन से ऐसे कारण हैं जिनकी वजह से हमें हाइपरटेंशन देखने को मिलता है। तो फर्स्ट है आपका जेनेटिक। ठीक है ना, जेनेटिक में क्या होता है, ये फैमिली हिस्ट्री होने पर रिस्क अधिक होता है। यानी कि आपकी फैमिली में ग्रैंडफादर या ग्रैंड मदर या उनसे पीछे भी किसी को रहा हो या आपके पेरेंट्स में किसी को हो, तो वो अक्सर देखा जाता है कि ऐसे मतलब आने वाली जो जनरेशन होती है उसमें भी हमें ये हाइपरटेंशन देखने को मिलता है। सेकंड की बात करें हम तो रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन सिस्टम यानी कि रास सिस्टम होता है, उसकी वजह से भी हमें हाइपरटेंशन देखने को मिलता है। यानी कि जो किडनी होती है वो रेनिन को रिलीज करती है जो एंजियोटेंसिन सेकंड बनाता है, और ये क्या करता है, वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन यानी कि ब्लड वेसल्स को ये क्या करता है, कॉन्स्ट्रिक्ट कर देता है, जिसकी वजह से हमारा जो ब्लड होता है, ब्लड उसका प्रेशर हाई रहने लगता है। या एल्डोस्टेरोन, जो एंजियोटेंसिन सेकंड होता है वो एल्डोस्टेरोन को रिलीज करता है, जिससे सोडियम वाटर का रीअब्जॉर्प्शन दोबारा होता है, तो उसमें भी हमारा बीपी हाई हमें देखने को मिलता है। बात करें थर्ड की, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम ओवर एक्टिविटी। ठीक है ना, तो इसमें बच्चों क्या होता है, आपका जब कोई टेंशन या स्ट्रेस जैसी कंडीशन आती है तो इसमें सिंपैथेटिक एक्टिविटी बढ़ जाती है, जिसकी वजह से आपका हार्ट रेट क्या होता है, बढ़ जाता है। ठीक है ना, तो उस कंडीशन में भी आपके क्या होता है, हाइपरटेंशन देखने को मिलता है। फोर्थ क्वेश्चन की बात करें, सोडियम एंड वाटर रिटेंशन। जब आप ज्यादा अमाउंट में साल्ट को इनटेक करते हैं तो उसमें ब्लड का वॉल्यूम बढ़ता है, तो उसमें भी आपका ब्लड प्रेशर देखने को मिलता है, ब्लड प्रेशर हाई देखने को मिलता है। फिफ्थ की बात करें, एंडोथेलियल डिसफंक्शन यानी कि जो आपकी आर्टरीज होती है उसकी जो इनर लाइनिंग होती है आपकी, यानी कि ब्लड वेसल्स, तो वो क्या होती है, डिसफंक्शन हो जाती है। यानी कि नाइट्रिक ऑक्साइड कम बनने लगता है, जिसकी वजह से वैसोडाइलेशन नहीं हो पाता और वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन अधिक होने लगता है, तो इससे भी आपका ब्लड प्रेशर यानी कि हाइपरटेंशन देखने को मिलता है। ये बच्चों इस तरीके से कुछ वो डायग्राम की फॉर्म में है, यहाँ हमने इस तरीके से ये थ्योरी की फॉर्म में लिखे हैं। आगे हम बात करते हैं फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट ऑफ हाइपरटेंशन। ठीक है ना, यानी कि हाइपरटेंशन के अगर हम ट्रीटमेंट की बात करें तो उसमें जो फर्स्ट आता है हमारा डायूरेटिक। ठीक है ना, डायूरेटिक एक क्लास होती है जिसमें हम कौन सी मेडिसिन का यूज करते हैं, हाइड्रोक्लोरोथाइजाइड
ये क्या करती है, ये बॉडी से एक्सेस सोडियम और वाटर को रिमूव करते हैं, जिससे ब्लड वॉल्यूम कम होता है और ब्लड प्रेशर आपका मेंटेन होता है। ठीक है। सेकंड की बात करें तो एसीई इनहिबिटर्स, ठीक है ना, एनाप्रिल इसमें हम लेते हैं, ये ड्रग हम इसमें लेते हैं। तो ये क्या करती है, आपकी जो एसीई एंजाइम होता है उसको इनहिबिट कर देता है, जिसकी वजह से हमारा एंजियोटेंसिन सेकंड नहीं बन पाता और वैसोडाइलेशन होता है। तो ये भी ब्लड प्रेशर को या हाइपरटेंशन को मेंटेन करने में यूज होती है। थर्ड की हम बात करें एंजियोटेंसिन रिसेप्टर ब्लॉकर्स, तो इसमें लोसार्टन हम लेते हैं। ये क्या करती है, आपके एंजियोटेंसिन सेकंड के रिसेप्टर को ब्लॉक कर देती है, जिससे वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन नहीं हो पाता और हमारा बीपी मेंटेन रहता है। फोर्थ की बात करें बीटा ब्लॉकर्स आपके, तो बीटा ब्लॉकर्स क्या काम करते हैं, जैसे इसमें नाम लिया है हमारे ड्रग का एटेनोल, तो ये हार्ट रेट और कार्डियक आउटपुट को कम करते हैं, जो हमारे ब्लड प्रेशर को मेंटेन करने में हेल्प करते हैं। फाइव की बात करें कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स, इसमें एम्लोडाइपिन हम लेते हैं, जो कैल्शियम की एंट्री को ब्लॉक करता है और मसल्स रिलैक्सेशन करके वैसोडाइलेशन करते हैं, जिससे हमारा बीपी क्या होता है, मेंटेन होता है। वैसोडाइलेटर का यूज करते हैं हाइड्रालाजिन, जो क्या करती है, हमारे डायरेक्टली ब्लड वेसल्स को डायलेट करते हैं, जिससे हमारा बीपी मेंटेन रहता है। सेकंड क्वेश्चन की हम बात करें तो सेकंड क्वेश्चन है बच्चों हमारा ये, डिफाइन फार्माकोथेराप्यूटिक्स। फार्माकोथेराप्यूटिक्स क्या होता है, एक्सप्लेन द स्कोप एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ द एसेंशियल मेडिसिन लिस्ट, यानी कि एसेंशियल मेडिसिन जो लिस्ट होती है EML, उसके स्कोप और उसके ऑब्जेक्टिव हम यहाँ देखेंगे। तो बात करते हैं फार्माकोथेराप्यूटिक्स की डेफिनेशन की। ठीक है बच्चों, तो फार्माकोथेराप्यूटिक्स एक फार्माकोलॉजी की ब्रांच होती है आपकी, ये आपकी एक फार्माकोलॉजी की ब्रांच होती है आपकी, ये आपकी एक फार्माकोलॉजी की ब्रांच होती है जो ड्रग के थेरेप्यूटिकल यूज से संबंधित होती है, यानी कि फार्माकोलॉजी की आपकी ये ब्रांच होती है। ठीक है, जो ड्रग के थेराप्यूटिकल यूज से संबंधित होती है। तो थेराप्यूटिकल यूज क्या होते हैं, यानी कि कोई भी बीमारी आपको हो रही है और उसमें जो भी आप ड्रग मेडिसिन खा रहे हैं वो आपको कितना फायदा पहुंचा रही है, सिर्फ और सिर्फ कितना फायदा आपको पहुंचा रही है, वो होता है थेराप्यूटिकल यूज। ठीक है ना, तो इसमें इस बात का अध्ययन करते हैं कि कौन सी ड्रग है ना, किस डिजीज में, ठीक है बच्चों, किस डिजीज में, किस डोज में और कितने समय तक और किस पेशेंट को दी जानी चाहिए, ताकि ज्यादा से ज्यादा थेरेप्यूटिकल इफेक्ट आए अपना और कम से कम आपको एडवर्स इफेक्ट देखने को मिले। तो यानी कि फार्माकोथेराप्यूटिक्स में हम किस चीज की स्टडी करते हैं, एक ड्रग लेते हैं किसी भी डिजीज में और कितनी ड्रग लेनी चाहिए, कितने समय तक लेनी चाहिए और किस पेशेंट को देनी चाहिए, ताकि हमारा ज्यादा से ज्यादा वो ठीक हो सके, यानी कि ज्यादा से ज्यादा थेरेप्यूटिकल इफेक्ट आ सके और कम से कम हमें उसका एडवर्स इफेक्ट देखने को मिले। तो इसको हम बोलते हैं फार्माकोथेराप्यूटिक्स। आगे हम बात करते हैं एसेंशियल मेडिसिन लिस्ट। एसेंशियल मेडिसिन लिस्ट आपकी क्या होती है, ठीक है बच्चों, एसेंशियल मेडिसिन लिस्ट आपकी क्या होती है। तो एसेंशियल मेडिसिन लिस्ट एक ऐसी सूची होती है जो पॉपुलेशन की प्रायोरिटी हेल्थ केयर नीड को पूरा करने के लिए सेलेक्ट की जाती है, यानी कि हमारी जो जनसंख्या होती है, ठीक है ना, उसकी जो हेल्थ केयर को ध्यान में रख के हमें वो लिस्ट बनानी पड़ती है। ठीक है ना, इसके कॉन्सेप्ट को हम प्रमोट करने के लिए क्या करते हैं, WHO ने एक इम्पोर्टेंट इसका रोल रहा है, जिसमें सबसे पहली जो हमारी मॉडल एसेंशियल लिस्ट दी थी वो 1977 में जारी की थी, जिसके अंदर वो सारी इंपॉर्टेंट मेडिसिन रहती हैं जो कॉमन डिजीज रहती हैं, उनको ट्रीट करने के लिए हम देते हैं। आगे हम बात करते हैं इसके स्कोप और उसके ऑब्जेक्टिव। ठीक है बच्चों, इसके स्कोप की हम बात करें तो स्कोप क्या होते हैं, इसके एसेंशियल मेडिसिन लिस्ट के स्कोप क्या होते हैं, प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्सरी हेल्थ केयर लेवल पर आवश्यक दवाओं की अवेलेबल सुनिश्चित कराना, यानी कि सबसे फर्स्ट हमारा जो इसका स्कोप होता है वो क्या होता है, जो मेडिसिन को अवेलेबल कराना। सेकंड की हम बात करें कॉमन डिजीज, जैसे इन्फेक्शन होता है, हाइपरटेंशन, डायबिटीज, अस्थमा, ये कॉमन डिजीज होती हैं, तो इन सभी के ट्रीटमेंट के लिए मेडिसिन को इंक्लूड करना। ठीक है ना, सेकंड की बात करें कॉस्ट इफेक्टिव ट्रीटमेंट, यानी कि ज्यादा महंगा ट्रीटमेंट ना हो हमारा और कम खर्च में हमारा अच्छा ट्रीटमेंट हमें मिल जाए। फोर्थ की बात करें रेशनल ड्रग यूज को प्रमोट करना, यानी कि पब्लिक हेल्थ प्रोग्राम जैसे टीबी, HIV, मलेरिया, ठीक है ना, ये सारे जो प्रोग्राम होते हैं इनको सपोर्ट करना। ठीक है ना, तो ये सारे हमारे क्या है, ये आपके स्कोप थे। बात करें ऑब्जेक्टिव की,
इसका एम क्या है, तो अवेलेबिलिटी सुनिश्चित कराना, यानी कि असेंशियल मेडिसिन लिस्ट हर समय पर्याप्त रहना। अफोर्डेबल बढ़ाना, यानी कि दवाएं आम जनता के लिए सस्ती बनाना। ठीक है। क्वालिटी सुनिश्चित करना, यानी कि सेफ, इफेक्टिव और गुड क्वालिटी की मेडिसिन को प्रोवाइड कराना। रेशनल प्रिस्क्राइबिंग को बढ़ावा देना, डॉक्टर को स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट गाइडलाइन के अकॉर्डिंग उसको फॉलो चेकअप देते रहना कि ये मेडिसिन आपकी अच्छी रहेंगी। हेल्थ इक्वालिटी प्रमोट करना, सभी लोगों को बेसिक हेल्थ केयर मेडिसिन तक पहुंचाना। ट्रेनिंग एंड एजुकेशन में सहायता, मेडिकल, फार्मेसी, नर्सिंग स्टाफ के लिए स्टैंडर्ड ड्रग लिस्ट प्रोवाइड कराना। तो ये सभी आपके क्या थे, ऑब्जेक्टिव थे। तो इस तरीके से ये हमने यहाँ थ्योरिकल लिख दिए हैं। स्कोप ऑफ एसेंशियल मेडिसिन लिस्ट जो अभी हम देख के आए, ये इसके ऑब्जेक्टिव हैं। आगे हम बात करेंगे थर्ड क्वेश्चन की, डिटेल द क्लिनिकल मैन्युफैक्चरेशन एंड मैनेजमेंट ऑफ कंजेस्टिव हार्ट फेलियर। ठीक है। तो बच्चों इसमें हम कंजेस्टिव हार्ट फेलियर के बारे में देखेंगे। तो सीएचएफ क्या है आपका, सीएचएफ एक ऐसी क्लिनिकल कंडीशन है जिसमें हार्ट बॉडी की मेटाबॉलिक नीड को पूरा करने के लिए सफिशिएंट ब्लड पंप नहीं कर पाता, यानी कि हमारी जो बॉडी होती है उसके अंदर हार्ट क्या करता है, वो पंप करता है, तो ब्लड पूरी बॉडी में सर्कुलेट होता है जिससे हम सरवाइव करते हैं। बट एक कंडीशन ऐसी आती है जिसमें हमारा जो हार्ट है वो ब्लड को पंप नहीं कर पाता, जिसको हम बोलते हैं कंजेस्टिव हार्ट फेलियर। तो आगे इसके कारण लंग्स और पेरिफेरल टिश्यू में फ्लूइड एक्यूमुलेट हो जाता है, यानी कि फ्लूइड का जमना स्टार्ट हो जाता है। बात करें इसके सिम्टम्स की, तो सिम्टम्स क्या है इसके, डिस्पीनिया यानी कि फिजिकल एक्टिविटी के समय सांस फूलना, सीवियर केस में रेस्ट में भी मतलब क्या होता है, सांस फूलता है। ऑर्थोपीनिया यानी कि पेशेंट को लेटने पर सांस लेने में डिफिकल्टी होती है, अगर वो ऐसी नॉर्मल भी लेटा है तो उसको ब्रीथिंग में प्रॉब्लम होगी। ठीक है ना। आगे हम देखते हैं इसके पैरोक्सिमल नेक्टुरल डिस्पीनिया, यानी कि रात में अचानक सीवियर ब्रेथलेस हो जाती है, पेशेंट को उठकर बैठना पड़ता है क्योंकि सांस लेने में एकदम से बहुत ज्यादा दिक्कत होगी। पेरिफेरल ईडिमा, फिट एंकल, लेग्स में स्वेलिंग आ जाती है। ठीक है ना। आगे हम बात फ्लूइड एक्यूमुलेट के कारण ये सब हमारा होता है। बात करें फैटिग और वीकनेस, बात करें इसके, तो हमारा इसमें कार्डियक आउटपुट कम होने से टिश्यू को एडुकेट ऑक्सीजन नहीं मिल पाती, क्योंकि जब हार्ट हमारा पंप अच्छे से नहीं करेगा तो बॉडी के ओवरऑल टिश्यू को ऑक्सीजन की सप्लाई कम हो जाती है। टैकीकार्डिया, आपका हार्ट रेट इंक्रीज हो जाती है। पल्मोनरी कंजेशन हो जाता है, लंग्स में फ्लूइड एक्यूमुलेट के कारण कफ और क्रैंकल की आवाजें सुनाई देती है। ठीक है ना। ये आपका साइनोसिस, सीवियर केस में लिप और नेल्स नीले हो जाते हैं। तो ये सभी चीजें हमारी देखने को मिलती हैं। बात करें इसके मैनेजमेंट की, मैनेजमेंट ऑफ कंजेस्टिव हार्ट फेलियर, यानी कि इसके ट्रीटमेंट की अगर हम बात करें तो उसमें नॉन फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट को अगर हम देखें तो उसमें साल्ट रिस्ट्रिक्शन, साल्ट को कम लेना है, फ्लूइड इनटेक कंट्रोल करना है, यानी कि अगर हम फ्लूइड ज्यादा ले रहे हैं तो उसको हमें क्या करना है, कम करना है। ठीक है ना। रेगुलर फिजिकल एक्टिविटी पे हमें फोकस करना है, स्मोकिंग, अल्कोहल को अवॉइड करना है, वेट कंट्रोल करना है, स्ट्रेस को बिल्कुल हमें दूर करना है, स्ट्रेस नहीं लेना है। बात करें फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट, तो इसमें डायूरेटिक हमें लेनी है, जो फ्यूरिसेमाइड हमारी टैबलेट और इंजेक्शन दोनों आते हैं। मैकेनिज्म इसका क्या काम करती है हमारी बॉडी के अंदर, ये जो एक्सेस फ्लूइड होता है उसको रिमूव करती है, जिससे एडिमा और पल्मोनरी कंजेस्टेशन हमारा कम होता है। एसीई इनहिबिटर्स की बात करें, अभी पीछे हम हाइपरटेंशन में देख के आए थे, तो ये क्या करती है, हमारी जो रास सिस्टम होता है उसको इनहिबिट करके वैसोडाइलेशन करते हैं, जिससे हमारे हार्ट का वर्कलोड थोड़ा सा कम होता है। बीटा ब्लॉकर्स, मेटोप्रोलोल, ये हार्ट रेट को कम करते हैं, कार्डियक फंक्शन को इंप्रूव करने में हेल्प करते हैं। कार्डियक ग्लाइकोसाइड डिजॉक्सिन, ये क्या काम करते हैं, ये मायोकार्डियल कॉन्ट्रैक्टिलिटी इंक्रीज करते हैं, जिससे हमारे हार्ट पंप की एबिलिटी इंप्रूव होती है, यानी कि हार्ट हमारा सही से पंप कर पाता है। वैसोडाइलेटर्स, ये हमारे क्या काम करते हैं, ब्लड वेसल्स को डायलेट करते हैं, जिससे हमारे क्या होता है, इसमें रिलीफ मिलता है। आगे हम बात करते हैं फोर्थ क्वेश्चन की। ठीक है। तो फोर्थ क्वेश्चन रहेगा आपका, एक्सप्लेन द पैथोफिजियोलॉजी एंड ट्रीटमेंट गाइडलाइन फॉर ट्यूबरक्लोसिस, यानी कि ट्यूबरक्लोसिस क्या होता है, क्या उसकी गाइडलाइन है हमारी, उन सभी को हम यहाँ देखेंगे। तो ट्यूबरक्लोसिस क्या है, ये एक इन्फेक्शियस डिजीज होती है जो मेनली लंग्स को अफेक्ट करती है, लेकिन बॉडी के अन्य ऑर्गन जैसे लिम्फ नोड्स, बोन,
किडनी, ब्रेन को भी अफेक्ट कर सकती है। तो टीबी क्या है, एक इन्फेक्शियस डिजीज होती है जो आपके लंग्स को अफेक्ट करती है। इसके साथ साथ लिम्फ नोड्स, बोन, किडनी, ब्रेन, इन सबको भी अफेक्ट कर सकती है। और ये किस बैक्टीरिया के कारण होती है, वो होते हैं माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। ये एक बैक्टीरिया होता है जिसके कारण ये डिजीज आपको होती है। और इसमें क्या होता है, और इन्फेक्टेड पर्सन की जैसे कफ, जिसको ये हो रही है उसके कफ या स्नीजिंग से एयरबोर्न ड्रॉपलेट के थ्रू ये फैलती है। यानी कि जिसको ये हो रहा है, अगर उसका कफ या वो खांसेगा तो उसमें एयर ड्रॉपलेट होते हैं जो ये बहुत तेजी से दूसरे पर्सन के अंदर चली जाती हैं, तो वहां से ये फैलती है। पैथोफिजियोलॉजी ऑफ ट्यूबरकुलोसिस, अगर हम इसकी बात करें तो ये क्या होता है, एंट्रियो बैक्टीरिया, यानी कि टीबी बैक्टीरिया ड्रॉपलेट के माध्यम से लंग्स में एंटर करता है और एल्वोलाई तक पहुंचता है। ठीक है, आगे इसमें क्या होता है, फैगोसाइटोसिस बाई मैक्रोफेज। लंग्स के मैक्रोफेज बैक्टीरिया को एनगल्फ कर लेते हैं, लेकिन बैक्टीरिया मैक्रोफेज के अंदर सरवाइव करता है। यानी कि जो मैक्रोफेज होती है हमारी बैक्टीरिया, ये उसके अंदर चला जाता है ट्यूबरकुलोसिस, और उसके अंदर भी ये जाके सरवाइव करता है। ग्रेन्युलेमा फॉर्मेशन बॉडी का इम्यून सिस्टम इन्फेक्शन को कंट्रोल करने के लिए क्या करता है, ठीक है ना, ग्रेन्युलोमा फॉर्म तैयार करता है जिसमें मैक्रोफेज, लिम्फोसाइट और गैंड सेल प्रेजेंट होते हैं। कोजेस नेक्रोसिस, ग्रेन्युलोमा के सेंटर में चीज लाइक नेक्रोसिस डेवलप होता है जिससे कोजेस नेक्रोसिस कहते हैं हम। यानी कि कोजेस नेक्रोसिस क्या होता है, जो आपका ग्रेन्युलोमा होता है वो क्या होता है, मैक्रोफेज के अंदर चला जाता है और वहां सर्वाइव करता है। ठीक ना, आगे लेटेंट इन्फेक्शन या एक्टिव डिजीज, स्ट्रॉन्ग इम्यूनिटी होने पर इन्फेक्शन डोरमेंट रह सकता है, यानी कि वो ज्यादा नहीं फैलेगा। बट अगर हमारी इम्यूनिटी कमजोर हो तो बैक्टीरिया मतलब अपनी ग्रोथ को बढ़ाकर और ज्यादा फैल सकता है, जिसको हम टीबी कहते हैं, यानी कि टीबी बना देता है। सिम्टम्स की बात करें इसके तो परसिस्टेंस कफ 2 से 3 वीक से अधिक रहता है, फीवर है ना, फीवर रहता है, नाइट स्वेट, वेट लॉस, फैटिग्यू, ये सारे, और खून की खांसी भी हमें देखने को मिलती है। ट्रीटमेंट की बात करें इसके तो इसका ट्रीटमेंट देखो बच्चों, ट्रीटमेंट क्या है इसका, टीबी, इसमें जो फर्स्ट लाइन हमारी जो एंटी टीबी ड्रग होती है उसमें हम क्या देते हैं, आइसोनाइज्ड रिफाम्पिसिलिन है ना, पायरानिजमाइड, एथाम्यूटोल। ये क्या करते हैं, ये हमारी स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट है जो हमारा कितना चलता है, 2 मंथ तक। ठीक है ना, 2 मंथ के बाद हमारी ये 4 ड्रग रेगुलर हमारी चलती रहती हैं। ठीक है, फिर उसके बाद हमारी क्या होती हैं, फिर उसके बाद जब हमारे 2 मंथ कंप्लीट हो जाते हैं, फिर उसके बाद हमारी ये 2 मेडिसिन चलती हैं। ठीक है ना, पेशेंट को 2 ड्रग दी जाती हैं, आइसोनाइज्ड और रिफाम्पिसिन। ये हमारी यानी कि 4 मंथ तक चलती हैं, जो 2 मंथ तक हमारी ये 4 और बाकी 4 मंथ तक हमारी ये, तो इस तरीके से 6 मंथ का ये पूरा एक इसका कोर्स होता है। ठीक है बच्चों, बात करें 5th क्वेश्चन की तो 5th क्वेश्चन है आपका ये, डिस्क्राइब द फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट ऑफ अस्थमा। ठीक है बच्चों, ठीक है, डिस्क्राइब द फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट ऑफ अस्थमा इंक्लूडिंग द रोल ऑफ ब्रोंकोडायलेटर्स एंड कोर्टिकोस्टेरॉइड। तो सबसे पहले हम यहाँ देखेंगे अस्थमा क्या है। तो अस्थमा एक क्रोनिक इन्फ्लामेटरी डिजीज होती है, ठीक है, जो एयरवे ब्रोंकाई को अफेक्ट करती है। तो अस्थमा क्या होती है, हमारी एक क्रोनिक इन्फ्लामेटरी डिजीज होती है जो एयरवे को अफेक्ट करती है। इसमें एयरवे इन्फ्लामेशन, ब्रोंको कॉन्स्ट्रिक्शन और म्यूकस सेक्रेशन इंक्रीज हो जाती है, जिससे ब्रीथिंग डिफिकल्टी हमारी हो जाती है। यानी कि अस्थमा क्या है, आपकी जो लंग्स होता है, लंग्स में जो ब्रोंकाई होती है उसको ये अफेक्ट करती है। ठीक है ना, और उसको ये ब्रोंको कॉन्स्ट्रिक्शन यानी कि उसको सिकोड़ देती है, जिससे हमारे वहां म्यूकस का सेक्रेशन अधिक हो जाता है और सांस लेने में दिक्कत हमारी होती है। ठीक है, बात करें इसके फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट की, फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट की बात करें तो अस्थमा के ट्रीटमेंट का मेन जो एम है वो इन्फ्लामेशन को रिड्यूस करना होता है। ठीक है ना, और ब्रोंको स्पाज्म में रिलीफ कराना। ठीक है, तो बात करते हैं हम इसके ब्रोंकोडायलेटर्स। ब्रोंकोडायलेटर्स की बात करते हैं तो ब्रोंकोडायलेटर्स ड्रग ब्रोंकियल स्मूथ मसल्स को रिलैक्स करती हैं, जिससे एयरवे डायलेट होता है और सांस हम आसानी से ले सकते हैं, यानी कि ब्रीथिंग इजी हमारी हो जाती है। आगे हम इसमें बीटा 2 एडिनर्जिक एंटागोनिस्ट लेते हैं, जैसे साल्ब्यूटामोल, सेलमेटोरोल। मैकेनिज्म मतलब ये क्या काम करते हैं, आपके ब्रोंकियल स्मूथ मसल्स
को क्या करते हैं, ये अपने रिलैक्स करते हैं, ठीक है ना। ये आपके ब्रोंकियल स्मूथ मसल्स में बीटा 2 रिसेप्टर स्टिमुलेट करते हैं ताकि हमारी जो ब्रोंकाई है वो डायलेट हो सके, यानी कि ब्रीथिंग की जो प्रॉब्लम हो रही थी वो ठीक हो सके, एयरवे रेसिस्टेंस कम हो जाता है। यूज की बात करें, एक्यूट अस्थमा अटैक में रिलीफ मिलता है। लॉन्ग एक्टिंग ड्रग प्रिवेंशन के लिए भी काफी यूजफुल होती है। बात करें बी, एंटीकोलिनर्जिक ड्रग, तो इसमें हमारी इप्राटोपियम ब्रोमाइड हम लेते हैं। ये क्या करते हैं, आपके मस्करेनिक रिसेप्टर को ब्लॉक करते हैं, जिससे हमारा ब्रोंको कॉन्स्ट्रिक्शन खत्म होता है और हमारा ब्रीथिंग में हमें काफी रिलीफ मिलता है। आगे हम बात करते हैं इसके कोर्टिकोस्टेरॉइड, ठीक है ना। कोर्टिकोस्टेरॉइड क्या होता है, कोर्टिकोस्टेरॉइड एयरवे इन्फ्लामेशन को खत्म करते हैं। जो हमारे एयरवे में इन्फ्लामेशन आ रही है उसको रिड्यूस करने में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। कौन कौन सी है वो, बिक्लोमेथासोन, प्रेडिसोलोन, तो ये सारी ये मैकेनिज्म बात करें, ये क्या काम करते हैं, इन्फ्लामेटरी मेडिएटर्स रिलीज कम करते हैं, जिससे एयरवे एडिमा कम होता है, मसल सेक्रेशन भी कम होता है और हमारे जो एयरवे जो होते हैं वो काफी डायलेट होते हैं, जिससे ब्रीथिंग में बहुत ज्यादा हेल्पफुल मिलती है। यूज की बात करें, लॉन्ग टर्म कंट्रोल थेरेपी, सीवियर अस्थमा केस में सिस्टेमिक स्टेरॉइड यूज हम करते हैं, ठीक है ना। अदर ड्रग यूज इन अस्थमा जैसे ल्यूकेट्रिन मॉडिफायर, ये क्या काम करती है, आपके इन्फ्लामेशन और ब्रोंको कॉन्स्ट्रिक्शन को रिड्यूस करते हैं। बात करें 6 क्वेश्चन की, तो 6 क्वेश्चन है आपका ये, डिस्कस द इटियोपैथोजेनेसिस एंड मैनेजमेंट ऑफ टाइप 2 डायबिटीज मेलाइटस, ठीक है ना। टाइप 2 डायबिटीज मेलाइटस क्या होता है, तो ये एक मेटाबॉलिक डिसऑर्डर होती है जिसमें ब्लड ग्लूकोज लेवल क्रोनिकली इंक्रीज हो जाता है, यानी कि हमारा जो ब्लड के अंदर जो ग्लूकोज होता है उसका लेवल बढ़ जाता है। इसका मेन कारण इंसुलिन रेसिस्टेंस और रिलेटिव इंसुलिन डिफिशियंसी होती है, यानी कि इंसुलिन हमारा रेसिस्टेंस कर जाता है या इंसुलिन की कमी हो जाती है, जिसके वजह से ब्लड के अंदर ग्लूकोज का लेवल हाई हो जाता है। बात करें इटियोपैथोजेनेसिस की, तो इसमें जेनेटिक फैक्टर भी हो सकता है, आपका इंसुलिन रेसिस्टेंस भी हो सकता है, बीटा सेल डिस्फंक्शन भी हो सकता है, यानी कि जो आपकी पैनक्रियाज की बीटा सेल होती हैं जो इंसुलिन का सेक्रेशन करती हैं वो धीरे धीरे कम हो जाए, यानी कि पैनक्रियाज की बीटा सेल से जो इंसुलिन निकलता है वो इंसुलिन निकालना कम करते। ओबेसिटी इसका एक सिम्टम्स हो सकता है, कोज हो सकता है आपका इंक्रीज हेपेटिक ग्लूकोज प्रोडक्शन, यानी कि जो हेपेटिक आपका जो लीवर होता है वो ग्लूकोज का प्रोडक्शन ज्यादा कर दे, ठीक है ना, जिससे हमारा हाइपरग्लाइसीमिया हो सकती है। बात करें फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट की, मैनेजमेंट ऑफ डायबिटीज टाइप 2 डायबिटीज मेलाइटस, तो इसमें नॉन फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट की अगर हम बात करें तो इसमें आपका डाइट को हमें ऐसी डाइट लेनी है जिसमें हमारा ज्यादा ग्लूकोज या ज्यादा फैटी चीजें हमारी ना हो, वेट रिडक्शन, वेट कम करना है, रेगुलर एक्सरसाइज करनी है, स्मोकिंग और अल्कोहल को अवॉइड करना है। बात करें फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट की, तो उसमें हमें मेटफॉर्मिन लेनी है जो आपके हेपेटिक ग्लूकोज प्रोडक्शन को कम करता है और इंसुलिन सेंसिटिविटी को इम्प्रूव करता है। सल्फोनिलिन यूरिएज जो हमारी ये क्लास होती है उसकी गले में क्लामाइड जो मेडिसिन होती है, ड्रग होती है, उसको हमें लेनी है। ये क्या करती है, पैनक्रिएटिक बीटा सेल से इंसुलिन सेक्रेशन को इंक्रीज करती है ताकि हमारा जो ग्लूकोज ब्लड के अंदर ज्यादा हो रहा था उसको सेल के अंदर पहुंचा सके। आगे हम बात करते हैं, ठीक है ना। इसमें आगे जो हमारी मेडिसिन होती है वो थाइजालिडोन जो हमारी मेडिसिन होती है जिसमें प्योलाइटोजोन होती है, ये आपकी क्या करती है, इंसुलिन सेंसिटिविटी को इंक्रीज करती है, यानी कि इंसुलिन को बढ़ाने का काम करती है, जिसकी वजह से हमारा ग्लूकोज सेल के अंदर जा सके, ग्लूकोज का लेवल कम हो सके, ठीक है बच्चों। आगे हमारी ये सारी इंसुलिन थेरेपी होती है, हमारी जो सीवियर हाइपरग्लाइसीमिया कंडीशन में हम इसको यूज करते हैं। आगे हम बात करते हैं अपने 7 क्वेश्चन की, तो 7 क्वेश्चन है हमारा, है ना। 7 क्वेश्चन हमारा, इलेबोरेट ऑन द मैनेजमेंट ऑफ रूमेटॉइड अर्थराइटिस। रूमेटॉइड अर्थराइटिस क्या होता है, विद ए फोकस ऑन DMARDS, ठीक है ना, तो इसको हमें यहाँ देखना है। तो रूमेटॉइड अर्थराइटिस आपका क्या होता है, रूमेटॉइड अर्थराइटिस एक क्रोनिक ऑटो इम्यून इन्फ्लामेटरी डिसऑर्डर होता है, क्रोनिक ऑटो इम्यून इन्फ्लामेटरी डिसऑर्डर होता है जिसमें इम्यून सिस्टम जॉइंट्स की सिनोवियल मेम्ब्रेन पर अटैक करता है, ठीक है ना। इसके कारण जॉइंट्स इन्फ्लामेशन, पेन, स्वेलिंग,
और डिफॉर्मिटी हो जाती है। यानी कि रूमेटॉइड अर्थराइटिस क्या होती है, आपकी एक क्रोनिक ऑटो इम्यून इन्फ्लामेटरी डिसऑर्डर होता है जिसमें सिनोवियल मेम्ब्रेन आपकी डैमेज होने लगती है, जिससे जॉइंट्स में इन्फ्लामेशन, पेन, स्वेलिंग, ये सारी चीजें आपको देखने को मिलती हैं। बात करें इसके मैनेजमेंट की, तो मैनेजमेंट में हमारी जो नॉन स्टेरॉइडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग होती है उनको हम यहाँ यूज करते हैं। ठीक है, आपकी जो फर्स्ट हम इसमें यूज करते हैं मेडिसिन, ये वाली नॉन स्टेरॉइडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग, जिसमें आइब्रोफेन का हम यूज करते हैं, जो आपके पेन और इन्फ्लामेशन को रिड्यूस करने में काम करते हैं, लेकिन डिजीज प्रोग्रेस को स्टॉप नहीं करते। यानी कि डिजीज हमारी ऐसे ही बनी रहती है, बस ये पेन और इन्फ्लामेशन को खत्म करती हैं। कोर्टिकोस्टेरॉइड प्रेडिसोलोन जिसका हम यूज करते हैं, वो सीवियर इन्फ्लामेशन रिड्यूस करने के लिए यूज होती है। यानी कि अगर इन्फ्लामेशन हमारी बहुत ज्यादा हो रही है तो उसको कम करने के लिए हम इसका यूज करते हैं। आगे बात करें DMARDs, ये क्या है, डिजीज मॉडिफाइंग एंटी रोमेटोइड ड्रग। ठीक है ना, इनका हम यूज करते हैं इस डिजीज के प्रोग्रेशन को स्लो करने के लिए। तो इसमें हमारी ये कुछ ऐसी मेडिसिन है बच्चों, ठीक है ना, ये हमारी कॉन्वेंशनल DMRD ऐसी मेडिसिन है हमारी जो हमारी इस डिजीज को ठीक करती हैं। जैसे आपका मेथोट्रेक्सोल है ना, इसमें हम क्या करते हैं, ये रोमेटोइड अर्थराइटिस का फर्स्ट लाइन हमारा DMR माना जाता है, जो इम्यून रेस्पॉन्स को सप्रेस करता है, ताकि हमारा जो ये रोमेटोइड अर्थराइटिस है इससे हम बच सके, है ना। सल्फासेलाजीन जो हमारी होती है, ये इन्फ्लामेटरी मेडिएटर्स को रिड्यूस करती है, जिससे हमारी इन्फ्लामेशन नहीं हो। ठीक है ना। हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विनोन ये क्या काम करती है, आपके इम्यून सिस्टम एक्टिविटी को रिड्यूस करती है। ठीक है। बायोलॉजिकल अगर हम देखें इसके, तो इसमें एटान सिरेप होती है हमारी, इन्फ्लिक्सिमैब होती है, ये इन्फ्लामेटरी साइटोकाइनिन को ब्लॉक करके इन्फ्लामेशन को हमारी कम करते हैं। और बच्चों इसी तरीके से बाकी हमारे वीडियो देखने के लिए आप हमारे वोम फार्मेसी एप्लीकेशन को डाउनलोड करो, जहां पर आपको बाकी आगे की सारी सीरीज मिलती रहेंगी।